हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। तो हम लोग ने एग्जाम्पल की सीरीज शुरू कर रखी है। आज हम लोग थर्ड वीडियो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईच सेट XR कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। सो XR हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर हर सेट में 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, इस तरीके से YR कोई सेट है, उसके अंदर हर सेट में 2 एलिमेंट्स है। अब वो क्या कह रहे हैं? यूनियन R इज इक्वल्स टू 1 to 20, XR इज इक्वल्स टू S विच इज इक्वल्स टू यूनियन R इज इक्वल्स टू 1 to 20 YR। तो मतलब अगर मैं XR को ऐड करूं 1 से 20 तक और YR को ऐड करूं 1 से 20 तक, तो ये कंबाइन एक हमारे पास सेट बन जाएगा S। ठीक है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि हमारे पास XR में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अगर मैं देखा जाए कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, यूनियन मतलब पहले फर्स्ट सेट आएगा, फिर सेकंड यूनियन सेट का यूनियन, फिर थर्ड सेट, फिर फोर्थ सेट। तो आर की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग मेरे को एक्सआर मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? अगर मुझे पता है कि एन एक्स आर में 5 एलिमेंट्स हैं और यूनियन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 to 20, एक्स आर जो है वो एस के इक्वल है। ठीक है, तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे? यूनियन में मतलब एस के अंदर, क्योंकि एस किसके इक्वल है? यूनियन के इक्वल। तो एस के अंदर क्या मैं बोल सकती हूँ 20 × 5 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर सेट में हर एक्स आर में 5 एलिमेंट है, तो 20 में कितने होंगे? 100 एलिमेंट्स होंगे। राइट। अब वो क्या बोल रहा है? इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आर। मतलब क्या कह रहे हैं, जो एक एलिमेंट एक्स आर का है ना, वो एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स ऑफ द एक्स आर से बना है। एस का एक एलिमेंट, सपोज मेरे पास 100 एलिमेंट्स है, ये मेरे पास सपोज एक्स आर है 1 to 10, देन 11 to 20, देन 21 to 30, इसी तरीके से 91 to 100। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये एक्स आर के एलिमेंट्स है सारे एस के। तो अभी जो एस का एक एलिमेंट है ना, वो 10 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट लेने पे बनता है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हर 10 में से एक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? बट ईच एलिमेंट्स ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एस आई। सो क्या मैं बोल सकती हूँ? सो 100 / 10 इज इक्वल्स टू 10। मतलब ये जो एलिमेंट 100 नंबर है ना मेरे पास, ये तो मतलब रिपीटेटिव भी हो सकते हैं, बट जो कह रहे हैं कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, वो कितने होंगे? सिर्फ 10 होंगे। सो 10 आर दी एलिमेंट्स ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, तो मतलब एस के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, डिस्टिंक्ट मतलब कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास टोटल हो गए 10। ऑल्सो वी नो दैट, हमें पता है कि ऐसे ही वाई आर भी सेट है हमारे पास, उन सबका यूनियन क्या है? एस के इक्वल है वो भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हो सकते हैं? एस के अकॉर्डिंग 20 सेट्स है टोटल, और हर सेट 2 के अंदर कितने हैं? n एलिमेंट्स है। राइट, सॉरी दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, सो दिस इज n हेयर। राइट, r इक्वल्स टू 1 to n। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 20 × n। राइट, अब मुझे पता है कि जो s है वो क्या है? यूनियन ऑफ वाई आर, r इज इक्वल्स टू 1 to n। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास 2n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दिस विल बी 2। राइट, तो अगर 2n टोटल नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है s के अंदर, और ऐसे ही उसने क्या बोला है, जैसे y x के लिए बोला था, वैसे ही उसने क्या बोला है कि जो s के एलिमेंट्स है ना, वो एग्जैक्टली 4 ऑफ दी वाई आर से मिलके बना है। मतलब जो डिस्टिंक्ट है ना, वो 4 है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 2n/4 इज इक्वल्स टू 10 होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जो s के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10 में ऑलरेडी बता चुकी। राइट, तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी ना, क्योंकि हमको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ n। तो क्या यहाँ पे मैं n की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो n/2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। यही मुझे निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
तो ये तो बात हुई सेट की। तो मतलब हमने मोटा मोटा क्या किया है, हमने सेट के अंदर मतलब यूनियन के एलिमेंट्स देखे हैं और उसके अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाल लिए और हमने एन की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब जो काउंटेबल होते हैं, हम लोग उनको गिन सकते हैं। ठीक, अब ये एम और एन कुछ भी हो सकता है, कुछ एम एलिमेंट्स है एक सेट में, दूसरे सेट में कुछ एन एलिमेंट्स है। ठीक है, एम और एन एलिमेंट्स के बाद क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of subsets of the second set। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, हम ना बाय पार्ट समझेंगे इसको। क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। अच्छा, अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एम एलिमेंट्स हैं, तो जो उसका पावर सेट होता है ना, मतलब पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। तो अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, तो क्या मैं बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट कितने हैं, वो 2 raised to power m है। सिमिलरली अगर मेरे पास बी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट ऑफ बी कितना होगा, 2 raised to power n एलिमेंट्स। राइट, अब उसने एक बात और बोल दी हमको कि जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स है ना, वो 56 ज्यादा है सेकेंड सेट से। राइट, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी फर्स्ट सेट, और दिस इज पावर सेट। राइट, बिकॉज नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की ना, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट लेना पड़ेगा। तो पावर सेट में जितने वो क्या है, जितने पी बी के अंदर है उससे 56 ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन पी ए माइनस एन पी बी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को ये चीज दी हुई है कि जो एन पी ए है वो कितना है, 2 raised to power m, ये कितना है 2 raised to power n इज इक्वल्स टू 56। अच्छा, अभी इसको देख के तो लग रहा है कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करें आगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल इक्वेशन जैसा तो नहीं है ना। बट ना इसको हम लोग ना थोड़ा शॉर्ट, मतलब एम और एन का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेके समझते हैं। ठीक, अगर सपोज करो मैंने एम की वैल्यू ले ली 3 और एन की वैल्यू ले ली 2, तो अभी तो आसान हो गया ना ये, 2 raised to power 3 माइनस 2 raised to power 2, मतलब अभी अगर मुझे कुछ कॉमन लेना तो मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, मतलब जो पावर छोटी वाली है वही कॉमन आ सकती है। राइट, तो कॉमन पावर क्या है इसके अंदर, मैंने क्या बोला, छोटी वाली पावर कॉमन आएगी ना। तो मेरे को पता है कि 2 raised to power m सेट बड़ा है, तो मतलब 2 raised to power n छोटा है, मतलब जो पावर n है वो छोटी है, तो 2 raised to power n कॉमन ले सकती हूँ क्या। अब अगर 2 raised to power n कॉमन लिया है तो इसको मैं m माइनस एन लिख सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं उसको वापस एक्सपैंड करूंगी तो मुझे ऊपर वाला टर्म ही मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने 1 को कॉमन लिया था, ये 2 raised to power n, तो ये 1 रह गया, तो दिस इज 56। अब 56 कैन बी री रिटन एज 2 raised to power 3 into 7, right? 2 to the 4 to the 8 and 8 sevens are 56. So if now I will compare my both the sides, so now I can compare this term with this one. So by comparing the terms, I can say that the value of n is 3. Similarly, I can compare the other terms also, right? So this is 2 raised to power m minus n minus 1 is equals to 7, because second term can be compared with the second term only na. I cannot compare this term with this term, right? So अभी मुझे n की वैल्यू तो पता चल गई, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 raised to power m minus 3 is equals to 8. 8 can be written as 2 raised to power 3, right? So अभी मेरे पास बेस है सेम दोनों की, अगर बेस है सेम तो पावर्स को भी कंपेयर कर सकती हूँ ना मैं। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स m की वैल्यू आ गई 6। तो मेरे पास m आ गया 6 और n आ गया 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, जिसमें n की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू है 3। ठीक, तो मतलब इसके अंदर हमें नॉर्मल अगर देखते तो हमसे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करके सोचा तो हम लोग कॉमन भी ले सका हम लोगों ने, और उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या सो द सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होल ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब हम लोगों को ये पूरा टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखना है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो मेरे पास पहले टर्म लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होल ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी डैश। अच्छा,
तो अभी मुझे अगर इसको क्लबिंग करनी है तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब मैं इसको ब्रैकेट में डालू या बिना ब्रैकेट के, एक ही बात है। ठीक, अब इससे ना तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझने में आसानी होगी। अब मुझे अगर मान लो ये मेरे पास एक सेट है, ये मेरे पास एक सेट है, अब मुझे अगर ट्रांसपोज को हटाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, ए का ट्रांसपोज जो, और ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी बी यूनियन सी होल ब्रैकेट, राइट, इंटरसेक्शन सी ट्रांसपोज। अच्छा, अब ये क्या है, देखो ए यहाँ पे कॉमन है दोनों में, सॉरी दिस इज ए ट्रांसपोज, राइट। सो ये जो बी यूनियन सी है ना, ये दोनों में कॉमन है हमारे पास। तो इसको एक और लिखने का तरीका है इसी चीज को, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का साइन भी कॉमन है दोनों में, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन ए डैश union b union c, because b union c is common in both the terms, right? So this is intersection c dash. Now we have to find the common between a and a transpose, and we know very well that if suppose this is my universal, this is my set a, so this is my suppose a complement, so there is nothing common between a and a transpose, right? Sorry, this is not transpose, this is complement, right? A dash is A complement. So I can say that there is nothing common between A and A complement, right? This is union B union C, intersection C dash. So I can rewrite this as B intersection C dash union phi, right? So this will be B intersection C dash, because whenever we take union union between any set with the phi, it will be that set only, because phi is nothing. So above options में से ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए. So I can say that this whole term is equals to B intersection C dash. ठीक, ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हैं तो हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को बताना है कि जो एन ए और एन बी का सम है वो क्या होगा. अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इनकी ना कार्डिनैलिटी के बीच में हमें एक रिलेशन पता है कि अगर हमको यूनियन की कार्डिनैलिटी निकालनी हो तो वो क्या होती है, एन ऑफ ए, मतलब जो ए का जो कार्डिनैलिटी है प्लस बी की जो कार्डिनैलिटी है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो इसको ना हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने पहले लिया ए पूरा ले लिया हम लोगों ने. ठीक है, जब ए पूरा लिया तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है, फिर हमने बी वापस लिया तो बी इंक्लूड किया तो वापस से ये वाला पार्ट आ गया. तो अब देखो हमने जब ऐड किया ना दोनों को, तो हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था एक्चुअली में तो हमको एक ही बार चाहिए था, बट लेकिन दो बार आ गया ना, तो दो बार आ गया तो एक बार हटाने के लिए हमने एक पार्ट माइनस कर दिया, तो इसीलिए हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस करते हैं यहाँ. ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, एन ए प्लस एन बी. सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा अबव टर्म के लिए, एन ए प्लस एन बी के लिए. ठीक, अब अगले सेट पे क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स. कोई हमारे पास सेट है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स लिए हमने, तो वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सबसेट्स ऑफ ए. अच्छा, अब एक चीज है यहाँ पर, पावर सेट का कॉन्सेप्ट आता है. अब ये पावर सेट क्या होता है, तो वैसे तो हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया हुआ है कि पावर सेट कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो उसमें बेसिकली मिनी मैथ सीरीज है, तो आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो. और मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई सेट है 1,2, तो देखो मुझे लिखना है नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं, तो जितने भी पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स है ना मैं वो लिखूंगी. ठीक, तो सबसेट्स मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स है मेरे सेट्स के, तो मैंने पहले लिया एक सिंगलटन सेट. ठीक है, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. एक सेट होता है मेरा खाली सेट, खाली मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है. और एक मेरे पास सेट होता है पूरा का पूरा सेट, जो मैंने लिया तो मैं 1,2 पूरा का पूरा उठा लूंगी. तो ये जितना भी पूरा कलेक्शन है ना, इसको अगर मैं एक और ब्रैकेट में डाल दूं ना, तो मेरे पास एक ये नया कलेक्शन बन जाता है. ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स. तो ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होता है ना, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, पावर सेट ऑफ ए.
ठीक है। अब अगर हमने एक चीज देखी हो, तो अगर मान लो ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? चार। मतलब अगर ए की कार्डिनैलिटी एन हो, तो जो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ना, वो कितने आते हैं? 2 raised to power n। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास सपोज ए की वैल्यू 3 होती, मतलब अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स होते, सपोज ए के अंदर तीन एलिमेंट्स होते 1 2 3, तो उस केस में पावर सेट में कैसे लिखती? 5 आ जाता पहले, फिर 1 आता सिंगलटन, फिर 2 आ जाता सिंगलटन, फिर 3 आ जाता। अच्छा, अभी इसमें तो दो ही थे, तो मैं एक का सेट, एक एक का कॉम्बिनेशन ले सकती थी या दो का ले सकती थी मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना। तो तीन है तो पहले तो खाली सेट लिया मैंने, वो तो हमेशा चिपका रहेगा साथ में। फिर एक का लिया, सिमिलरली मैं दो का भी तो ले सकती हूँ, 1 2 2 3, देन 1 3। ठीक है, दो का भी ले लिया, तो अब तीनों का भी तो आ सकता है ना। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब 2 raised to power 3। तो मैंने बोल दिया ना कि हाँ, जितने एलिमेंट सेट में थे उसकी 2 raised to power करने पे मुझे पावर सेट के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n एलिमेंट्स। ये मेरे पास हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक। तो क्या बोल रहा है पहला? आर एंड एस विद द सेट्स डिफाइंड एज फॉलो। आर एंड एस को डिफाइन किया हुआ कैसे कैसे? अच्छा, पहले बोला इसने सेट में आर में ऑल x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज डिविजिबल बाय 2। मतलब जो एलिमेंट्स है ना, वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से कौन कौन से एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं? 2 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है ना। ये सारे एलिमेंट्स क्या है? 2 से डिवाइड होंगे, राइट। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए? अब एस में वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हो। 3 से डिवाइड होते हैं मतलब 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, देन उसके बाद 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अच्छा, अब मुझे क्या कह रहा है? देन एन, सॉरी, आर इंटरसेक्शन एस इज 5। अब मुझे निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो मुझे देख के लग रहा है ना कि कुछ कॉमन तो आ ही सकता है, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई बिल्कुल ही 5 है। 5 मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। बट हमको देख के समझ आ रही है कि 6 कॉमन आ सकता है, फिर आगे जाके 18 भी कॉमन आ सकता है, राइट। यहाँ पे 2 9 पे 18 आएगा, तो 18 भी कॉमन आ सकता है। तो मतलब आर इंटरसेक्शन में 6, 18, देन उसके बाद 24, इस टाइप की जो 6 के मल्टीपल्स है वो कॉमन आ सकते हैं ना। तो आई कैन नॉट से दैट आर इंटरसेक्शन एस इज 5, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5। बट स्टेटमेंट में तो दिया हुआ एक 5 है, तो मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। सो आई कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके। अच्छा, अब मेरे को अगले क्वेश्चन में भी ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक। हमें एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और एक सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रीवियस नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई सेट ऑफ रियल्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रैशनल बड़ा होता है या रियल बड़ा होता है, क्या होता है, सब पता होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम लोगों ने ये चीज बचपन में पढ़ी हुई है कि भाई अगर ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर कंटेन है किसमें? होल नंबर्स में। फिर होल नंबर्स कंटेन है किसमें? होल नंबर्स कंटेन है इंटीजर्स में। फिर इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? वो सारे आते हैं रैशनल नंबर्स में। रैशनल को क्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो फिर बाकी जो सब आता है ना, मतलब ये जो सबसे बड़ा सेट है ना, वो तो रियल्स का बन जाता है। मतलब जो रियल है ना, उसके अंदर सब समाया हुआ है, क्यू भी, आई भी, डब्ल्यू भी, एन भी, सब कुछ। तो अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से देखूं कि भाई क्यू के अंदर, क्यू किसके अंदर आ रहा है? आर के अंदर, मतलब आर बड़ा है। अच्छा, अब मेरे पास कोई एक चीज बड़ी है, कोई एक चीज छोटी है, तो उनमें जो कॉमन चीज है वो क्या होगी? इसको ऐसे सोच के चलो कि भाई एक चीज मेरे पास बड़ी है, ये चीज मेरे पास छोटे वाला पार्ट है, और ये मेरे पास बड़ा है, तो छोटे वाला पार्ट तो इसमें भी आ रहा है और वो इसमें भी आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो क्यू और आर का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो कॉमन पार्ट होगा, वो क्यू ही होगा। तो मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही दी हुई है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिए, और अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है किसी को, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।